हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद कामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसे आम भाषा में फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी भी कहा जाता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ये टॉपिक बीएमएस और एमडी फर्स्ट ईयर दोनों सिलेबस में है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज शॉर्ट फॉर्म इसकी है आईएलडी। ये क्या है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और आईएलडी एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें 130 से ज्यादा डिसऑर्डर्स इसके अंडर आते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें स्कैरिंग या फाइब्रोसिस ऑफ लंग पेरेन्काइमा या फिर जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब्ड इन्फ्लामेशन प्रोसेस इसमें देखने को मिलता है। करंटली इसको डिफ्यूज्ड पेरेन्काइमल लंग डिजीज या डिफ्यूज्ड पेरेन्काइमल लंग फाइब्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे डिफ्यूज्ड पेरेन्काइमल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इंटरस्टिशियम के साथ साथ एल्वियोलर वाल्स और जो रिलेटेड स्मॉल एयरवेज हैं और डिस्टल पल्मोनरी वस्कुलेचर, ये सारे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसको करंटली डिफ्यूज्ड पेरेन्काइमल लंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आते हैं, उनमें आईएलडी 15% मतलब 15% केसेस आईएलडी के देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, ये लंग्स का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें नीचे दिखाया गया है कि ये फाइब्रोसिस हो रहा है। तो ये फाइब्रोसिस या स्कैरिंग जो डिस्टर्ब करती है लंग पेरेन्काइमा को और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, इसी को आईएलडी कहते हैं। अब हमने जो इंटरस्टिशियम की बात करी, तो वो इंटरस्टिशियम क्या होती है? इंटरस्टिशियम होती है ऐसी लाइनिंग या फिर जो एरिया जो ब्लड वेसल्स या एल्वेलाई को सराउंड करता है, वो इंटरस्टिशियम कहलाता है। वहां पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इसको इंटरस्टिशियम को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एल्वियोलर इंटरस्टिशियम और वस्कुलर इंटरस्टिशियम। एल्वियोलर इंटरस्टिशियम जो एल्वेलाई को सराउंड करेगा और वस्कुलर इंटरस्टिशियम जो वस्कुलेचर या ब्लड वेसल्स के अराउंड होगा, वो होगा वस्कुलर इंटरस्टिशियम। और कोई भी जो कारण होगा, कोई भी इसका कोज होगा, उसकी वजह से जब एबनॉर्मल इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगा, उसकी वजह से स्कैरिंग या फाइब्रोसिस होगा इंटरस्टिशियम का, तो वो क्या करेगा? इंटरस्टिशियम के टिश्यू को डिस्टर्ब कर देगा। वो टिश्यू जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी वजह से स्कैरिंग होगी, कंस्ट्रिक्शन होगा और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, यानी कि गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से जब नहीं हो पाएगा तो उसे हम आईएलडी कहेंगे। आईएलडी एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है? इरिवर्सिबल लंग डैमेज पाया जाता है और दैट वर्स ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ वो बढ़ता रहता है, उसकी सीवियरिटी बढ़ती रहती है। तो आईएलडी क्या है? एक इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट ये डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? लंग के स्ट्रक्चर का डायग्राम है। यहाँ दिखाया गया है जैसे ये एल्वेलाई दिखाई गई है ऊपर, ब्लड वेसल्स, एल्वेलाई। तो एल्वेलाई क्या होते हैं? एयर सैक्स होते हैं लंग्स में, जो जहाँ पे गैस का, एयर का एक्सचेंज होता है वहां पे। और एल्वेलाई के अराउंड क्या होता है? जो वस्कुलेचर, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया गया है और नीचे इसका ये सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ से ब्लड फ्लो करता है वस्कुलेचर में। तो यहाँ से क्या होता है? एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई में जाएगी। और जब इस बीच वाले एल्वेलाई और वस्कुलेचर के बीच में जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया का जब फाइब्रोसिस हो जाएगा या वहां पे स्कैरिंग हो जाएगी, तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और इसी को हम आईएलडी कहते हैं। ये एक और डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? एक नॉर्मल एल्वेलाई का स्ट्रक्चर दिया गया है, एक एबनॉर्मल दिखाया गया है। नॉर्मल में क्या है? जो एल्वेलाई है उनके अराउंड जो है ये इंटरस्टिशियम या जो एरिया, वो थिन है, इतना ज्यादा थिक नहीं है। नॉर्मल है, नॉर्मल में थिन है, वहां पे गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है। एल्वेलाई से जाएगी ऑक्सीजन ब्लड में और ब्लड से CO2 जाएगी एल्वेलाई में। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। एबनॉर्मल एल्वेलाई में क्या होगा? जो एल्वेलाई है, इसका जो इंटरस्टिशियम है वो डैमेज हो जाता है या थिक हो जाता है। डैमेज हो जाएगा, थिक हो जाएगा वहां पे फाइब्रोसिस या स्कैरिंग की वजह से। तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो स्लोली मूव करेगी एल्वेलाई से वस्कुलेचर में और ब्लड वेसल्स से जो CO2 है वो स्लोली मूव करेगी एल्वेलाइज में। तो ये गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे हैम्पर हो रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट में डिस्निया और जो रेस्पिरेटरी एडिड साउंड्स हैं, ये सारे सिम्टम्स या कफ, ये सिम्टम्स पेशेंट में आएंगे। तो ये इसको डिनोट करता है कि क्या नॉर्मल एल्वेलाई की कंडीशन होती है और क्या एबनॉर्मल, ये आप यहाँ से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि 130 से ज्यादा आईएलडी के अंडर आते हैं। आईएलडी एक अम्ब्रेला टर्म है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं। ऐसे तो 130 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ कॉमन जो है डिसऑर्डर वो मेंशन करे हैं। फर्स्ट है इडियोपैथिक अननोन। इडियोपैथिक अननोन को कहते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस या आईपीएफ, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें भी लंग टिश्यू जो है वो थिक हो जाता है, स्टिफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द अननोन रीजन, तभी इसको इडियोपैथिक बोला गया है। तो ये एक सीरियस क्रोनिक कंडीशन होती है, लंग टिश्यू इसमें अफेक्ट हो जाता है और फिर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस इसमें हैम्पर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू और ऑटो इम्यून डिजीज रिलेटेड आईएलडी। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, एक प्रोटीन रिच टिश्यू होता है जो ऑर्गन्स या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी उसको सपोर्ट करता है, उनके चारों ओर होता है। इसमें मोस्टली फैट, बोन, कार्टिलेज आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें मोस्टली ज्वाइंट्स, मसल्स या स्किन इफेक्ट होती है, लेकिन इन सब के साथ अदर ऑर्गन्स भी या ऑर्गन सिस्टम भी उसमें अफेक्ट होते हैं, जैसे कि आईज, हार्ट, लंग्स, किडनी, जीआई ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू जहां पे डिस्टर्ब होगा या फिर ऑटो इम्यून डिजीज होगा, उनकी वजह से भी शुरुआत में उनके अपने सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद जब वो लंग्स को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो लंग्स में आईएलडी डेवलप वहां पे हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस किस में होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि कोई एलर्जी, यानी जब कोई भी पर्सन, जब कोई एलर्जन जो एनवायरमेंट में होते हैं या फिर उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है, मोस्टली ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स है। तो इसमें क्या होता है, जब ऑक्यूपेशन पेशेंट का ऐसा होता है, वो ऐसी जगह काम करता है जहाँ पे वो एलर्जेंस को इनहेल करता है, तो उसकी वजह से जो डिजीज जनरेट होती है वो होती है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। नेक्स्ट इसमें आता है वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ये क्या होता है, ये एक रेयर डिसऑर्डर होता है और इसको ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलेंजाइटिस यानी कि जीपीएबी इसको बोला जाता है। तो ये क्या है, एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। जब ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी तो जहां जहां वो सप्लाई कर रही हैं उन मेजर ऑर्गन्स को वो डैमेज कर देती है, तो इसको वैगनस ग्रेनुलोमेटोसिस कहते हैं। अब ब्लड वेसल्स इसमें जहां जहां सप्लाई करेंगी वहां के ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। जब वो लंग को अफेक्ट करेंगी, लंग्स को जब अफेक्ट करती हैं तो वहां पे भी आईएलडी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये भी सेम ही है वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस के, इसे ईजीपीए बोला जाता है यानी कि इओसाइनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलेंजाइटिस। इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि जो मेन डब्ल्यूबीसी, इसमें इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में जो मेन डब्ल्यूबीसी होती है वो इओसाइनोफिल्स होते हैं जो इसमें इन्फ्लामेशन प्रोसेस कराते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है क्रोनिक इओसाइनोफिलिक निमोनिया, जिसे सीईपी बोला गया है। तो क्रोनिक इओसाइनोफिलिक निमोनिया में क्या होता है, जो एल्वियोलर स्पेसेस हैं, इंटरस्टिशियम है लंग्स की, वहां पे एबनॉर्मल और मार्क्ड एक्यूमुलेशन हो जाती है इओसाइनोफिल्स की। ये भी एक इडियोपैथिक डिसऑर्डर है और इसकी वजह से भी फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं और फर्दर ये भी आईएलडी डेवलप करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इओसाइनोफिलिक ग्रेनुलोमा। इओसाइनोफिलिक ग्रेनुलोमा में क्या होता है, ये होता है ओवर ग्रोथ ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स क्या होती हैं, नेचुरली अकरिंग डब्ल्यूबीसीज होती हैं जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। जब उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है तो उसकी वजह से इओसाइनोफिलिक ग्रेनुलोमा डेवलप होता है, यानी कि एक बिनाइन बोन ट्यूमर डेवलप होता है और ये माइल्डेस्ट फॉर्म होती है लैंगरहैंस सेल्स हिस्टिसाइटोसिस की। रेयर डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्यून सेल्स बॉडी प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से बिनाइन बोन ट्यूमर बन जाता है और इसकी वजह से भी ये जब सीवियर होता है, फर्दर होता है, तो ये भी आईएलडी डेवलप करता है। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस्ड लंग डिजीज, डीआईएलडी। ड्रग, कोई भी ड्रग होगी जो लंग्स को अफेक्ट करेगी, काफी लंबे टाइम से कोई व्यक्ति कोई ड्रग ले रहा है, वो जब उसको अफेक्ट करेगी तो उसकी वजह से भी फर्दर आईएलडी डेवलप हो सकता है। इसी सीरीज में नेक्स्ट है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस में क्या है, जो ग्रेनुलोमाज बन जाते हैं यहाँ पे, यानी कि टीनी कलेक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स है, उनका जब कलेक्शन हो जाता है वो एक ग्रेनुलोमा टाइप बना लेते हैं बॉडी में
तो उसको कहते हैं सार्कोइडोसिस। मोस्ट कॉमनली जो ये ग्रेनुलोमा है ये लंग्स में और लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं। वैसे ये अदर जो ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है, जैसे कि आईज, स्किन, हार्ट या फिर और दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली लंग्स और लिम्फ नोड्स में इसके जो है ग्रेनुलोमा देखने को मिलते हैं। तो सार्कोइडोसिस की वजह से भी बाद में आईएलडी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस। ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस में क्या होता है कि इसमें ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। तो जो स्मॉल एयरवेज हैं ब्रोंकियल्स, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट में ड्राई कफ, डिस्निया, वीजिंग या फैटिग ये सिम्टम्स अपीयर होंगे। ये भी एक क्रोनिक डिसऑर्डर्स है जो प्रोग्रेसिव है, टाइम के साथ ये और वर्स होता जाता है। फर्स्टली ये कब डिस्कवर हुआ था? माइक्रोवेव पॉपकॉर्न प्लांट में जो वर्कर्स काम करते थे उन्होंने जब जो इनहेल कर लिया था एक केमिकल, जिसे डाई एसिटाइल जो केमिकल है वो इनहेल कर लिया था, तो फर्स्टली वहां से ये डिस्कवर हुआ था, उन वर्कर्स में ये फर्स्टली देखने को मिला था, इसीलिए इसको पॉपकॉर्न लंग डिजीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लिम्फेंजियोलियोमायोमेटोसिस, LAM। लिम्फेंजियोलियोमायोमेटोसिस में क्या होता है? ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है। इसमें 2 जीन्स की म्यूटेशन की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, और वो जीन कौन से हैं? ट्यूबरकुलस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स यानी कि TSC1 एंड TSC2 ये 2 जीन होते हैं जिनकी म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, जो लंग पेरेन्काइमा है वो अफेक्ट होती है। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। एटिपिकल स्मूथ मसल सेल्स है ना, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी लंग वस्कुलेचर में, लिम्फेटिक्स में और एल्वेलाई में, जिसकी वजह से मल्टीपल सिस्ट बन जाएंगे लंग्स में। बायलेटरल मल्टीपल सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और पेशेंट को डिस्निया, कफ वगैरह सारे सिम्टम्स आएंगे, और ये भी फर्दर आईएलडी का कारण बनता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि आईएलडी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जिनकी फर्दर स्टेजेस जब होती है तो वहां पे आईएलडी देखने को मिलता है। यहाँ हमने कुछ कॉमन से एग्जांपल जो मोस्टली देखने को मिलते हैं वो हमने पढ़े। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एपिडेमायोलॉजी की। एपिडेमायोलॉजी में क्या है, जो एनुअल इंसिडेंस है इसकी वो 30 पर 1 लाख है, और मेल्स में ओवरऑल इसकी जो प्रेवलेंस है वो 80.9 पर 1 लाख पर ईयर है, और फीमेल्स में इसकी प्रेवलेंस 67.2 पर 1 लाख पर ईयर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्वाइवल रेट कितना होता है। अलग अलग डिजीज की वजह से जब आईएलडी होता है तो उसकी सर्वाइवल रेट क्या क्या होती है। तो सबसे ज्यादा सार्कोइडोसिस है, उसका बेटर सर्वाइवल है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट उसकी है, उसकी सर्वाइवल रेट है 91.6%। अदर के कंपैरिजन में जैसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की 84.1%, अनडिफाइंड फॉर्म्स ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस 69.5%, डिस्क्वेमेटी और नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया में 85.5%, कोलेजन रिलेटेड डिफ्यूज इंटरस्टिशियल डिजीज में 69.7% एंड इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में 35.4%। तो ये इसकी सर्वाइवल रेट है, और सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट किसकी है? सार्कोइडोसिस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है। हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होती है या कोई भी डैमेज होता है तो वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल क्या होता है, राइट अमाउंट ऑफ टिश्यू वहां पे जनरेट होता है जो उस डैमेज को रिपेयर कर सके। लेकिन आईएलडी के केस में क्या होता है, जो प्रोसेस है, जो रिपेयर का जो प्रोसेस है वो आरी हो जाता है, यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इन्फ्लामेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होने की वजह से वहां का जो सराउंडिंग लंग टिश्यू है वो स्केयर्ड हो जाता है, थिक हो जाता है, और उसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज है वो डिफिकल्ट होता है। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में क्या क्या बताया गया है पैथोफिजियोलॉजी में। एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस जो है वो आईएलडी का वो तो अननोन है, क्योंकि अलग अलग डिसऑर्डर्स की वजह से आईएलडी होता है तो उनकी पैथोफिजियोलॉजी भी अलग अलग होगी, लेकिन हम इसको इम्यून बेसिस पे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पहले क्या होगा, कोई भी एक्सोजीनस या एंडोजीनस स्टिमुलाई होगा, कोई भी बाहर से पोल्यूटेंट हो सकता है या कोई एंडोजीनस स्टिमुलाई हो सकता है, उसकी वजह से एल्वेलाई पे क्या होगा, वहां पे लोकल कोई भी डैमेज होगा या इंजरी होगी, एल्वेलर इंजरी होगी, लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस वहां पे एल्वेलाई में शुरू हो जाएंगी, और वहां पे सबसे पहले क्या होगा, जब लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शुरू होगी वहां पे बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा, साथ में मैक्रोफेज का इन्फिल्ट्रेशन होगा।
फिर जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज हैं वो वहां पे न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट कराएंगे, और ये सारे मिलके दो टाइप के मेनली साइटोकाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। वन टाइप इज कीमोटैक्टिक एंड अदर इज फाइब्रोजेनिक। तो यहाँ पे दो टाइप के साइटोकाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, ये लिबरेट कराएंगे प्रोटीएज और ऑक्सीडेंट को, वो वहां पे इंजरी करा देंगे टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स की, प्रोटीएज का और जब ऑक्सीडेंट्स का यहाँ पे लिबरेशन होगा तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि लंग पेरेन्काइमा का जो डैमेज है उसको ये फर्दर बढ़ा देंगे। जब डैमेज बढ़ता जाएगा वहां पे तो वो फर्दर क्या डिस्ट्रॉय करेंगे, टाइप 1 न्यूमोनाइट सेल्स को। टाइप 1 न्यूमोनाइट सेल्स क्या होती हैं, जो एल्वेलाई होती हैं उनका जो इंटरनल सरफेस होता है उसको 70% को ये कवर करके रखती हैं। थिन स्क्वेमस सेल्स होती हैं और ये गैसियस एक्सचेंज के लिए आइडियल होती हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा ये टाइप 1 न्यूमोनाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो साइटोकाइंस है वो वहां पे टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स क्या होती हैं, ये सिंथेसाइजिंग सेल्स होती हैं एल्वेलर सर्फेक्टेंट की, और ये क्या करवाती हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करा के जो एल्वेलर या फिर जो एयरवेज है उनके कोलैप्स को ये रोकती है। तो यहाँ पे दोनों ही सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, टाइप 1 और टाइप 2। ये जो दो टाइप के साइटोकिन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, कीमोटैक्टिक और फाइब्रोजेनिक। कीमोटैक्टिक फर्दर क्या कराएंगे, इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन कराएंगे। अगर तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन नॉर्मल हो गया और वो टिश्यू हील हो जाता, लेकिन आईएलडी के केस में क्या होता है कि ये प्रोसेस और ही हो जाता है और वहां पे फर्दर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है, और जो लंग्स है उसमें हनीकॉम लाइक अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। इस स्लाइड में भी यही सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर जो डैमेज हुआ था, स्टार्टिंग में एल्वेलाई में जो डैमेज हुआ था वो जाके फाइब्रोसिस या स्कैरिंग में लैंड कर जाता है, और जब फाइब्रोसिस या स्कैरिंग हो जाता है तो वहां से ऑक्सीजन और जो CO2 है उसका एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। कोजेज ऑफ आईएलडी में क्या है, कोजेज तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, इतने डिजीज की वजह से आईएलडी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको ब्रॉडली देखेंगे दो टाइप के इसके कोज देखने को मिलते हैं। फर्स्टली नोन केज यानी कि जिनके कारण का हमें पता होता है, और सेकेंडली अननोन कोज जिनके हमें कारण का पता नहीं होता, जो इडियोपैथिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नोन कोज ऑफ आईएलडी। नॉन कोज में फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू और ऑटो इम्यून डिजीज। कनेक्टिव टिश्यू ये हमने पहले पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू या ऑटो इम्यून की वजह से जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी फर्दर आईएलडी देखने को मिलता है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे स्क्लेरोडर्मा, वस्कुलाइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस SLE, रूमेटाइड आर्थराइटिस, पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, शोग्रन सिंड्रोम, HIV, हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस एंड सार्कोइडोसिस। नॉन केस में ही नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल कोज। जब लॉन्ग टर्म से एक्सपोजर होता रहता है किसी भी पर्सन का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसके वर्क प्लेस में, जैसे कि कोई फैक्ट्रीज में काम करता है वहां पे फ्यूम्स होते हैं, या कोल माइंस में काम करता है वहां पे कोई भी जो हजार्डस सब्सटेंस है उसके जब वो कॉन्टेक्ट में लॉन्ग टर्म से आता रहता है, लंबे समय से उसी जगह पे वो काम कर रहा है, तो वो वहां पे जो एनवायरनमेंट है वो लंग जो है टिश्यू उनको इंजरी कर देता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मिनरल डस्ट, ऑर्गेनिक डस्ट लाइक बैक्टीरिया, एनिमल प्रोटीन्स और पॉइजनस गैसेज हो सकती हैं। काफी टाइप के जो मिनरल डस्ट है वो इस कंडीशन से लिंक देखने को मिले हैं, लेकिन उनमें भी जो इम्पोर्टेंट है या जो कॉमनली देखने को मिलते हैं वो है सिलिका, एस्बेस्टोस, कोल माइन डस्ट, बेरिलियम और हार्ड मेटल। और जो टॉक्सिक गैसेज हैं लाइक साइनाइड, मीथेन और जो फ्यूम्स इनहेलेशन है वो भी एयरवेज को डैमेज करता है, या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बना के लंग को डैमेज करता है। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी जब डिसऑर्डर्स हम कोई भी डील करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें पेशेंट का जो ऑक्यूपेशन है वो जरूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हम सिम्टम्स देखते हैं कि ये डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं और हम उनको मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन जो पेशेंट है वो अपना जो ऑक्यूपेशन है वो कंटिन्यू करता है, तो वो उन सब्सटेंसेस के एक्सपोजर में डायरेक्टली आता रहता है, तो पेशेंट को कोई भी रिलीफ नहीं होता। तो फर्स्टली हमें पेशेंट का ऑक्यूपेशन जरूर जानना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऑक्यूपेशन हम उसका चेंज करा सकते हैं या कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप करा सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ड्रग्स। ड्रग इंड्यूस्ड आईएलडी हमने पहले पढ़ा था। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आईएलडी हो सकता है, जैसे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स लाइक साइक्लोफोस्फामाइड, मिथोट्रेक्सेट, एंटीबायोटिक्स लाइक इथाम्ब्यूटोल, नाइट्रोफुरंटोइन, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स लाइक प्रोपेनोलोल, एम्योडारोन, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक सल्फासेलाजिन, रिटुक्सीमैब। तो ये सारी ड्रग्स जो होती हैं ये भी मतलब इनका ऐसे नहीं होता कि एक दो बार ली है मेडिसिन तो उसकी वजह से आईएलडी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म जब हम इन मेडिसिन को लेते रहते हैं तो उनकी वजह से भी आईएलडी डेवलप हो जाता है। इनमें से भी मेनली जो है एम्फोटेरिसिन बी, नाइट्रोफुरंटोइन, सल्फासेलेजिन और सल्फोनामाइड्स ये मोस्ट कॉमन आईएलडी कोज करती पाई गई है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, उसका रेजिड्यू है किसी भी टाइप का, या ऑनगोइंग कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है तो वो भी आईएलडी डेवलप करा सकती हैं। और ये सारे किस में आते हैं? नॉन कोज में, क्योंकि हमें पता है कौन कौन सी मेडिसिन और इन्फेक्शन वहां पे आईएलडी डेवलप करा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने नोन कोज इसके जान लिया, अब हम जानते हैं अननोन कोज। अननोन कोज यानी कि इडियोपैथिक कोज। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इडियोपैथिक नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया, सार्कोइडोसिस, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, और इसी को हम ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस एसोसिएटेड आईएलडी और डिस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो ये सारे आते हैं इडियोपैथिक, यानी कि जिनके हमें कोज पता नहीं है, ये आईएलडी इडियोपैथिक आईएलडी की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे हमने एक इसका ब्रीफ दे दिया है कि कौन से नॉन कोज हैं और कौन से अननोन कोज हैं। तो नॉन कोज में ऑटोइम्यून और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज थे फर्स्टली, उसमें से भी एसएलई, आरए, वस्कुलाइटिस, स्क्लेरोडर्मा, पोलीमायोसाइटोसिस। तो उसके बाद है ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे ऑर्गेनिक डस्ट, इनऑर्गेनिक डस्ट या फिर टॉक्सिक गैसेस। और कुछ ड्रग्स, कुछ पॉइजन्स ऐसे हो सकते हैं जो आईएलडी करा सकते हैं। ड्रग्स में भी मेनली एम्फोटेरिसिन बी, नाइट्रोफुरंटोइन, सल्फासेलेजिन और सल्फोनामाइड्स। और इडियोपैथिक कॉजेज में एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस और इडियोपैथिक नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो ये आप यहाँ से इसको इजीली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में क्या है, जैसे कि आईएलडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो लंग से रिलेटेड, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेंगे। और हर के केस में ऐसा ही होगा, जैसे जो भी इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। अगर कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है तो पहले कनेक्टिव टिश्यू जो डिसऑर्डर है उसके सिम्टम्स मिलेंगे, साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी मिलेंगे। अब आरए है, आरए की वजह से ज्वाइंट में जो पेन होगा, स्टिफनेस होगी, आरए के सिम्टम्स भी मिलेंगे, साथ में पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी यहाँ पे देखने को मिले। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स आईएलडी में देखने को मिलता है, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद एक्सरसाइज एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ, यानी कि ड्राई कफ प्लस डिस्निया यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये स्लोली प्रोग्रेसिव होते हैं। कई केसेस में इनका जो वर्स है वो एकदम से भी देखा गया है, लेकिन मोस्टली ये जो सिम्टम्स होते हैं ये स्लोली प्रोग्रेसिव होते हैं। कौन कौन से सिम्टम होंगे? डिस्निया होगा और ड्राई कफ होगी। अदर सिम्टम्स में फीवर, हेमोटाइसिस, प्लूराइटिक पेन, वेट लॉस, फैटीग, मसल और जॉइंट पेन और एबनॉर्मल चेस्ट साउंड्स भी पेशेंट में देखने को मिल सकती है। अब हम साइंस की बात करते हैं तो क्लबिंग, एरिथेमा नोडुसम, ये मोस्टली सार्कोइडोसिस के केस में देखने को मिलता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा जिसे बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बाइलेटरल, बाइबेसल एंड रेस्पिरेटरी टू अर्ली एक्सपायरेटरी फाइन वेलक्रो क्रैकल्स। ये वेलक्रो क्रैकल्स इसमें मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं? बाइलेटरल क्रेपिटेशंस होती हैं, स्लो डीप ब्रीथ के ड्यूरिंग हम इनको ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। प्रीडोमिनेंटली इंस्पिरेशन के टाइम पे सुनाई देती हैं, और जो डिपेंडेंट पार्ट है लंग्स के वहां पे ये इजीली सुनाई दे जाती हैं आईएलडी के केस में। ये साउंड कैसी होती है? ये सिमिलर होती है उस साउंड के जो जब हम कोई भी जो वेलक्रो स्ट्रिप है उसको जेंटली जब सेपरेट करते हैं, ब्लड प्रेशर जो कफ है उस पर लगी हुई स्ट्रिप को जब जेंटली सेपरेट करते हैं तो जो साउंड वहां पे प्रोड्यूस होती है वैसे साउंड को वेलक्रो क्रैकल्स कहते हैं। और ये साउंड आईएलडी के केस में देखने को मिलती है।
यहाँ पे एक क्लबिंग का डायग्राम दिखाया गया है। क्लबिंग यानी कि क्लब लाइक फिंगर हो जाती हैं, आगे से मोटी फिंगर हो जाएंगी। ये जो आगे नील बेड दिखाया गया है, फर्स्ट स्लाइड में नॉर्मल एंगल दिखाया गया है नील बेड का, और सेकंड में जो डिस्टोर्टेड एंगल दिखाया गया है, आगे से फिंगर्स मोटी हो जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, क्लबिंग कहते हैं। हर पेशेंट में क्लबिंग हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन मोस्टली केसेस में क्लबिंग भी ILD के केस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेनॉल्ड फिनोमेना। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट फिगर में दिखाया गया है कि जो फिंगर है वो व्हाइट हो गई है, क्योंकि ब्लड फ्लो किसी भी कारण से, कोई कंस्ट्रिक्शन होगी, कोल्ड वेदर हो गया या अदर कोई कोज होगा, जिसकी वजह से जब ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो फिंगर्स कैसी हो जाएंगी, व्हाइट हो जाएंगी। फिर जब ब्लड फ्लो कम हो गया तो बॉडी उसको ट्राई करेगी रिगेन करने की, तो जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। वेसल्स डायलेट होंगी जिससे टिश्यूज में ब्लड आ जाए, तो फिंगर्स कैसी दिखाई देंगी, ब्लू कलर की। और जब फाइनली जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ब्लड फ्लो, तब फिंगर्स दिखाई देंगी रेड कलर की। तो ये डायग्राम में इजिली आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसको रेनॉल्ड फिनोमेना बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो अब तक ये समझ आ चुका होगा कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जो भी इसके कोज हैं वो सारे रिस्क फैक्टर हैं इसके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे ही कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ILD में लैंड करेंगे, लेकिन कुछ लैंड कर जाते हैं, तो वो उसके क्या होंगे, रिस्क फैक्टर होंगे। तो डिजीज कंडीशंस जैसे ऑटोइम्यून डिजीज लाइक सार्कोइडोसिस, RA, इनमें क्या है, ILD डेवलप होने के चांसेस होते हैं। GRD के केस में भी पेशेंट जब काफी लंबे टाइम से GRD है पेशेंट को, वो भी प्रोन होते हैं ILD के। और स्मोकिंग तो मेन है। स्मोकिंग क्या है, ILD इंड्यूस भी करता है, लेकिन अगर किसी को ILD है और वो स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहा है तो ये उस सिचुएशन को और वर्स कर देता है, तो इसीलिए पेशेंट्स को हम स्मोकिंग जो है वो क्विट करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट या ऑक्यूपेशन पे कोई टॉक्सिन्स का एक्सपोजर हो रहा है पेशेंट को, तो वो भी लंग डैमेज को फर्दर बढ़ाता चला जाता है, जिससे ILD डेवलप हो सकता है। अदर फैक्टर्स में जेनेटिक्स हेरिडिटरी किसी को हो सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका अगर लंबे समय से हम यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारे ILD को कोज करा सकती हैं। मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जैसे रेडिएशन या कीमोथेरेपी, हमने पहले बात की कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो ILD करा सकती हैं, तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी। वुमेन पार्टिकुलरली जो चाइल्ड बियरिंग एज की वुमेन है, वो भी, उनमें भी हाई नंबर ऑफ ILD केसेस देखने को मिलते हैं। और एडल्ट जो हैं वो मोर प्रोन होते हैं, लेकिन जो ILD है वो इन्फेंट और चिल्ड्रन में भी देखने को मिलता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ILD के। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो ILD है इसकी क्लासिफिकेशन करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंशिएट हम करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल, क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेस पे। तो इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्पेसिफिक और रेयर करके किया गया है। स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल डिजीज एंड रेयर इंटरस्टिशियल डिजीज। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो स्पेसिफिक लंग डिजीज की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि इडियोपैथिक pulmonary fibrosis associated with collagen vascular disorders, hypersensitivity pneumonitis, extrinsic allergic alveolitis, asbestos related interstitial disease, silicosis, berylliosis, sarcoidosis and lipoid pneumonia। तो ये हैं स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेयर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। रेयर की कैटेगरी में आते हैं हिस्टियोसाइटोसिस एक्स, क्रोनिक इयोसाइनोफिलिक निमोनिया, एल्वेओलर हेमरेज, ओब्लिटरेटिव ब्रोंकियोलाइटिस। ये सारे हैं रेयर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। अब इसकी एक और क्लासिफिकेशन की गई है पार्ट इन्वॉल्व के बेस पे, क्योंकि इसमें क्या है, जो लंग है उसकी कौन सी लोब इन्वॉल्व है, कौन सी लोब प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व है, उसके बेस पे भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये दो कंडीशंस बताई गई हैं, जिसमें मोस्टली अपर लोब की प्रीडोमिनेंस होती है और लोअर लोब की प्रीडोमिनेंस होती है। ऐसा नहीं होता कि अपर लोब है तो ओनली अपर लोब, इसमें और भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन प्रीडोमिनेंसी के बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अपर लोब प्रीडोमिनेंस में बेरिलियोसिस, रेडिएशन फाइब्रोसिस, इयोसाइनोफिलिक निमोनिया, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी निमोनिया, सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, सिलिकोसिस एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोजिंग। तो ये डिसऑर्डर्स ओनली ऐसा है जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में आता है और इसमें अपर लोब की प्रीडोमिनेंस है। बाकी जो कनेक्टिव डिसऑर्डर हैं वो सारे लोअर लोब प्रीडोमिनेंस के देखने को मिलते हैं। लोअर लोब प्रीडोमिनेंस में क्या है, एस्बेस्टोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड फाइब्रोसिस, इनमें मेनली एमियोडारोन,
नाइट्रोफुरेंटोइन, मिथोट्रेक्सेट एंड स्क्लेरोडर्मा और अदर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज सारे किस में आते हैं, लोअर लोब प्रीडोमिनेंस में आते हैं। तो ये हम जो आईएलडी है ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, इसके बाद जो इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे और इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।